नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पूर्ण बजट पेश करते हुए करीब 1 घंटे 28 मिनट का भाषण दिया, लेकिन उससे लंबे भाषण अब बजट की आलोचना करने वाला विपक्ष दे रहा है। वैसे तो विपक्ष की भूमिका आमतौर पर सरकार की आलोचना करने की होती है, लेकिन क्या मोदी 3.0 का पहला बजट वाकई आम आदमी से दूर और कुर्सी बचाने की पटकथा ज्यादा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठा रहा है इंडिया गठबंधन। दरअसल वित्त मंत्री ने बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान पर फोकस ज्यादा किया है और बिहार, आंध्र प्रदेश को 74,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि मोदी सरकार में बड़ी सहयोगी जेडीयू और टीडीपी को खुश करने के लिए ही दोनों राज्यों को बड़ी सौगात दी गई है। विपक्ष ने इसे मौके की तरह लपका। सबसे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाने का बजट कहा, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार बचानी है तो अच्छी बात है। तो कांग्रेस ने युवाओं को ट्रेनिंग और भत्ता देने के ऐलान को अपने न्याय स्कीम की चोरी कहा। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए इसे समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट कहा, जो देश के नौजवानों को अनगिनत अवसर देगा। बजट में युवाओं को लुभाने की कोशिश भी थी और अब मोदी का यह बयान यह साबित करता है कि सरकार युवा वर्ग को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं, इसकी बिग पिक्चर देख लीजिए। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएम मोदी ने बजट को समृद्धि बढ़ाने वाला बजट कहा है। यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार और आंध्र को आर्थिक पैकेज देने पर सवाल उठ रहे हैं। यह बजट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी ने बजट को कुर्सी बचाने वाला बजट कहा है। यह बजट इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार, आंध्र को प्राथमिकता देने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। यह बजट इसलिए जरूरी है, यह बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस में बजट स्कीम चोरी करने का आरोप लगाया है सरकार पर। ठोकेंगे इससे जुड़े तमाम सवालों पर अपने पैनलिस्ट के साथ ताल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बहुत छोटी सी रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण and re-elected it for a historic third term under his leadership. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। कि अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया। ये बजट नाउम्मीदी का है और इतनी महंगाई, बेरोजगारी में लोग कैसे जिंदा। यह बजट भारतवासियों की आशा आकांक्षा पूरा करने वाला सिद्ध होगा। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप लेना ही नहीं चाह रही है। Achieving consistency. हम लोगों ने शुरू से कह दिया था मदद करिए, अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। बिहार को एक सुपर पैकेज देने का काम किया है। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई, खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, ऐसे चीज़ों के बारे में उनको सही ढंग से जिस तरीके से एड्रेस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। This budget is totally directionless. I don't see any light. It is a dark and dark. एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है। बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? बहुत शानदार रहा। इसमें इनकम टैक्स पेयर से लेके गरीब, किसान, युवाओं के लिए खजाना का एक बजट खोल दिया। जो अल्पमत की सरकार है उसको बचाने का ये बजट है। एक आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है। The Finance No. 2 Bill 2024. चलिए,
मोदी इस बजट को समृद्धि का बजट बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार बजट में कुछ नहीं है सिवाय कुर्सी बचाने की पटकथा है इस बार का बजट। हमारे साथ जो मेहमान हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन में करा देता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, सचिन चतुर्वेदी हैं, आप आरबीआई के बोर्ड मेंबर हैं। इसके अलावा गोपाल अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अतुल पाटिल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। जूही सिंह है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। अनुप्रिया है हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू से। संदीप वामजे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इसके अलावा टैक्स एक्सपर्ट मुकेश जैन हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले गोपाल अग्रवाल जी, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि बहुत बुरी तरीके से विपक्ष हमलावर है। इतनी मेहनत से बजट तैयार किया गया, हमने देखा कि बजट तैयार करने वाले पैनल में कौन कौन था। बहुत एक्सपर्ट, ज़बरदस्त एक्सपर्ट उसमें शामिल थे। खुद निर्मला सीतारमण जी वहाँ नज़र बनाए हुए थी, उनके कई सुझाव थे, प्रधानमंत्री के सुझाव थे और तमाम सरकार के सुझाव थे। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष कह रहा है, और खासकर कांग्रेस ने कहा है कि ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र ही रह गया। टकाटक कह रहे थे हम देंगे, क्या रहा? जनता ने उनको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसने किस तरह से बताया, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्ष में कितनी मजबूत स्थिति में आज है। चाहे इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात है, आज वित्त मंत्री जी ने बताया, एफडीआई जिस तरह से आ रहा है, जो इंपोर्ट करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो पूरी तरह से अपने अच्छे स्थान पे है। जीडीपी ग्रोथ रेट अब 8% की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, जिसका क्लियर कट इंडिकेशन कल इकोनॉमिक सर्वे ने दिया। उसके बाद उसने कुछ चैलेंजेस बताए थे। चैलेंजेस महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी तरीके में। सरकार अगर उन चैलेंजेस को समझती है, उन पे काम करती है, तो बजट अच्छा है। उन चैलेंजेस को आज देखिए कितनी अच्छी तरह से इस बजट में डील किया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे कितना व्यापक बदलाव करते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितने एक के बाद एक स्कीम्स लेके आए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके ऊपर जिस तरह से पिछले 10 वर्ष में काम हुआ है, आने वाले समय में उसके ऊपर पूरी तरह से उस प्रक्रिया को तेज गति से आगे रखने का इसमें प्रावधान है। मनरेगा जैसी स्कीम में जिस पे भी प्रावधान 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का प्रावधान किया है। एमएसएमई सेक्टर, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस देश की समस्या चैलेंजेस को इकोनॉमिक सर्वे ने अच्छी तरह से उठाया था। उन चैलेंजेस को इस बजट में एक बड़े प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रोड मैप के द्वारा उन चैलेंजेस को आत्मसात करते हुए एक विकसित भारत की नींव इस बजट ने रखी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक बिंदु पर आएंगे सारे। गोपाल अग्रवाल जी, एक बिंदु पर आएंगे, आगे बढ़ते हैं, मैं आपके पास लौटूंगा। अतुल पाटिल जी, अगर ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट भी है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर आपका घोषणा पत्र लागू करने का मौका जनता ने आपको नहीं दिया या आप उन योजनाओं को लागू करने का मौका नहीं पा पाए, तो चलिए कोई तो कर रहा है, फायदा तो जनता को ही हो रहा है, जनता को ही फायदा आप भी पहुंचाने वाले थे। अनुराग जी, जब कोई कॉपी करता है, जब कोई चीटिंग करता है, तो वो पूरी तरह न समझते हुए करता है और उसका खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। इन्होंने हमसे लिया, बात सही है, हमने स्वागत भी किया, लेकिन जब देखा अंदर जाकर तो इन्हें समझा नहीं है वो, उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, इसका हमें दुख भी है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट, हमारी जो स्कीम थी, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, उसमें प्रॉफिट में जो है कंपनियां वो ज्यादा रोजगार अगर पैदा करती है जी, तो उन्हें हम टैक्स क्रेडिट देने वाले थे। इन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयज का पीएफ भर देंगे। अब पीएफ भर देने से कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा। तो ये यहाँ पर बिना पढ़ाई, बिना समझ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, 2-3 इकोनॉमिस्ट, पहले 3 नंबर के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये तीनों इकोनॉमिस्ट जो है वो यहाँ पूरी तरह से जो है फेल हुए। फिर अप्रेंटिसशिप की बात आई। इस देश की 52% जनसंख्या 70 करोड़ के आसपास 25 साल के अंदर है, यानी मान लो 18 से 20 साल से लेकर 25 साल तक की जो जनसंख्या है वो 30 या 32 करोड़ के आसपास है। इन्होंने 1 करोड़ के लिए अप्रेंटिसशिप की बात की और वो भी 500 कंपनी की बात की। हमने बात की थी पूरे डिप्लोमा होल्डर्स,
ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, MBAs, ये सारे लोगों को 1 साल की कंपनियों में नौकरी देना कंपलसरी होगा। उसका पैसा अप्रेंटिसशिप का गवर्नमेंट देगी। तो 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। यानी इनकी जो स्किल डेवलपमेंट की जो स्किलिंग नया नाम लाया, ING लगा दिया उसको, वो बुरी तरह से धाराशायी हो गई है। और उसका जवाब जो है वो कांग्रेस ने बराबर दिया था। 1 साल वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करते तो जॉब मार्केट में वो पूरी तरह ट्रेन होके वापस आते। कल का इन्होंने जो ठिकरा फोड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो प्राइवेट सेक्टर पे फोड़ा है। फिर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई वो नहीं बताया है। इनकी स्कीम जो कॉपी करता है ना बच्चा पीछे का मैथमेटिक्स की, तो एक स्टेप छोड़ देता है ना, तो फिर जवाब नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जो उन्होंने काम किया है वो कॉपी पेस्ट चीटिंग तो करने की कोशिश की है, लेकिन ढंग से नहीं की। अब बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी 47% लोगों को अपने जेब से उसमें खर्चा करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, 25 लाख की हमारी चिरंजीवी योजना थी राजस्थान में, इन्होंने वो आते से ही बंद कर दी। 5 लाख का आयुष्मान बीमा, आज भी किसी को किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट के बड़ी बीमारियां होती है, लोगों के घर बिक जाते हैं, महिलाओं के गहने बिक जाते हैं, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने गैस सिलेंडर कहा था हम 450 में देंगे, लेकिन वहां पर अब तक सब्सिडी नहीं आई है। तो ये इनका कथनी और करनी का अंतर जो है, कथनी और करनी में फर्क है। मैं गोपाल अग्रवाल जी से इसका एक संक्षिप्त सा उत्तर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, इन्होंने लास्ट टाइम का बजट जो है उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में 1,44,214 करोड़ का प्रावधान किया था। उसमें 4,500 करोड़ खर्चा ही नहीं किए। एजुकेशन में 1,16,417 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्चा केवल 1,08,878। अब इतने सारे आंकड़े मत गिनाइए कि गोपाल जी जवाब ना दे पाए, और एक एक करके बिंदु पर उनसे जवाब ले लेते हैं। गोपाल अग्रवाल जी देंगे जो सच है। देखिए, सबसे पहली बात कर रहा हूं। देखिए अतुल जी सुन लो। आपने कहा चिरंजीवी योजना राजस्थान में, मैं राजस्थान के स्टेट इलेक्शन में था, 25 लाख रुपए देंगे। हमने एनालिसिस किया, मात्र 8 लोगों को उस पूरे 5 साल में आपने उसमें वहां पे राजस्थान में चिरंजीवी योजना के अंदर लाभ पहुंचाया। हमारे आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हर साल का 1,13,00,000 लोगों को लाभ मिला। यह तो आपकी स्कीम है, घोषणा टकाटक टकाटक टकाटक। अरे टकाटक क्या रहे हो वो देख रहे हैं ना जनता। आप बोल क्या रहे हो इसकी बात नहीं है। आप खुद ही अभी बता रहे हो कि हमारी योजना जो है वो पहले कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट कर दी, अब कह रहे हो कि उसमें ये फर्क। अरे हमने इंटर्नशिप की योजना जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये 3 साल कोविड में चलाई है, अब फिर उसको लागू किया है, और आप कह रहे हो हमारी कॉपी कर लिया। कुछ सोच समझ के, देख के, बोल के बात करिए। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण का आप कह रहे हो किसानों के लिए, इंटर्नशिप वाली योजना पर ही तो गोपाल जी पी चिदम्बरम साहब ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ दिया कांग्रेस का, निर्मला सीतारमण जी ने। अरे घोषणा पत्र तो इनसे पूछिए कि वो ELI स्कीम जो हमने कोविड के टाइम में लाए थे, 3 साल चलाई थी, उसको इन्होंने लिखा क्या? चलिए इनकी स्कीम है तो स्वागत करिए, अच्छा है। आप एंजल टैक्स को उन्होंने जो कांग्रेस ने स्वागत किया। आप देखिए, अच्छा हर चीज में चैलेंजेस रहते हैं। आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था को, बजट क्या होता है, रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना है। हमने जहां एलोकेट किया है वो महत्वपूर्ण है, उनको देखिए। क्या क्या नहीं किया वो करते रहो तो फिर तो कभी फिर तो क्या आप वो कहीं भी कैसे करो। ठीक है, लेकिन देखिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनसे पूछिए कृषि क्षेत्र को 3 करोड़ नए मकान, ग्रामीण क्षेत्र को नए इसमें मकान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25,000 किलोमीटर की और बनाने की बात हो रही है। MSME सेक्टर को जिस तरह से कितना बदलाव दे रहे हैं, टैक्स में बेनिफिट दिया है, मिडिल क्लास को बेनिफिट दिया है, तो कितना सारा इस चीज में प्रावधान है, उन सबको स्वागत करिए ना। आप रो रहे हो कि हमारी अप्रेंटिसशिप स्कीम, अरे वो भी गलत है। चलो जो भी है, लेकिन आपको आपकी चिरंजीव स्कीम की हवा निकल गई, आपकी अप्रेंटिसशिप की हवा निकल गई, टकाटक की स्कीम की हवा निकल गई। कर क्या रहे हो? बस शोर मचाना। ठीक है, आज देश की ठीक है। अतुल पाटिल जी, आपके जवाब के लिए मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है गोपाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। JDU से हमारे साथ अनुप्रिया जी हैं, उनका रुख किए लेते हैं। अनुप्रिया जी, लालू जी के जो संतानें हैं वो सुशासन बाबू को चाचा कहते हैं, तो इस हिसाब से रोहिणी आचार्य की भी वो चाचा हुए और वो उनकी भतीजी हुई।
तो भतीजी ने एक ट्वीट किया है, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है, मैं उसकी अंतिम कुछ लाइनें पढ़ के आपको सुना देता हूं। ये इन्होंने अपने चाचा सुशासन बाबू के लिए किया, नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार या तो ठगुआ गठबंधन का हिस्सा बने रहकर बिहार के साथ वादा खिलाफी करने वाली सरकार को अपना समर्थन देना जारी रखकर एक दफा फिर से खुद को कुर्सी की राजनीति तक ही सीमित होना साबित करें, या फिर तत्काल अपना समर्थन वापस लेने के निर्णय के साथ बिहार और बिहार के हितों के प्रति अपनी निष्ठा साबित करें। क्या कहना है आपका? अनुराग जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बिहारी होने के नाते और एनडीए के साथी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूं कि जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज की जरूरत थी, आपने बिहार के विकास को एक नई दिशा देने के लिए जिस तरह से वित्तीय मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ कि आपने जो मुझसे पूछा, अच्छा किया आपने ये बताया कि 9वीं पास जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके लिए अपने परिवार के विकास की महत्वाकांक्षा अधिक हो और विकास में वैसे कि जहां पे माता पिता भाई बहन सभी राजनीतिक रूप से लाभान्वित हो, वैसे लोगों को बिहारी के और बिहार के लिए प्रगति होना उनके लिए थोड़ा सा पेट में दर्द की बात है, क्योंकि इनके आज बिहार विधानसभा में झुनझुना लेके पहुंचे थे। शायद आज बजट ने इन्हें करारा तमाचा लगा है कि किस तरह से केंद्र की सरकार बिहार के लिए सोच रही है। इनको यह बजट समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा से इनको मतलब नहीं है। इनको हमेशा से फंड जो है अपने परिवार के लिए फंड कैसे अर्जित किया जाए, इनको इस बात से मतलब होता है। अब इनको यह बात समझ में नहीं आती है कि बिहार की जनता, जो उत्तर बिहार की जनता थी, जो बाढ़ से लगातार अपनी निजी जीवन जिनकी आहत होती थी, उनके लिए 11,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है केंद्र की सरकार ने कि वहां सिंचाई के रूप में इस्तेमाल हो सके। बिहार को 3 नए एक्सप्रेसवे मिले हैं, बिहार को मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट की व्यवस्था के लिए फंड मिले हैं। इनको यह नहीं समझ में आएगा कि 58,900 करोड़ रुपए की का मूल्य क्या है कि विकास बिहार की राज्य जो है, जो अपनी निजी मैं कहती हूँ आर्थिक व्यवस्था के साथ में एक विकास की मुख्यधारा से देश में जुड़ पा रहा था, उसमें यह फंड कितना महत्वपूर्ण होगा। ऐसी पार्टियों को कभी समझ में नहीं आती है, जो मैं फिर कहूंगी कि जिनके लिए अपने परिवार और अपने परिवार की आय महत्वपूर्ण होती है। और रोहिणी आचार्य जी, अच्छी बात है, राजनीतिक में आए हैं और थोड़ी बड़ बोली बोलने के लिए वो जानी जाती है, लेकिन चुनाव में क्या उनका स्थिति वो उनको पता चल गया। बिहार की जनता को यह पता है कि बिहार को गर्त में डालने वाले लोग, जिनकी शिक्षा व्यवस्था में यह थी कि चारवाहा विद्यालय चलता था यहाँ पे, ठीक है, शिक्षा के नाम पे यहाँ पे धांधली हुई करती थी, सड़क के नाम पे गड्ढे थे, बिहार में पलायन इस कदर थी कि ना बिहार में रोजगार था, ना बिहार में आपको लॉ एंड ऑर्डर थी। लेकिन अब बिहार के लोग बिहारी और बिहार में रहने के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पुनः मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आपने बिहार की जनता के लिए जो आपने यह पैकेज दिया है उसके लिए धन्यवाद। और बिहार इसी तरह से आपके जो बजट की आलोचना कर रहे हैं, जो बजट को लेकर राजनीति कर रहे हैं अनुप्रिया जी, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि बजट में आखिर था क्या, टेक्निकली क्या था। इसे हमको बेहतर समझाने के लिए सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो कि आरबीआई के बोर्ड मेंबर हैं। सचिन जी, कैसे समझाया जाए उनको जो इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिला? देखिए, अगर हम जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बजट के माध्यम से, उसको 3 अलग अलग लेवल्स पे हम लोगों को देखने का प्रयास करना चाहिए। और कई सारी घोषणाएं हैं, कई सारा जो उसका पार्ट ए है बजट का और जो पार्ट बी है, उन दोनों का आपस में संबंध कैसा है, ये अगर समझेंगे तो शायद आसान हो जाएगा ये जानना कि क्या भविष्य के लिए बजट आज लेकर के आया है। मैं समझता हूं सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम हमें ये देखना होगा कि जो बार बार हम ये जानने की कोशिश करते रहे कि सरकार जब बजट अनाउंस करती है तो समाज का उससे क्या संबंध है, मिडिल क्लास को कुछ फायदा हुआ कि नहीं, किसी को इनकम टैक्स में हुआ, जॉब को हुआ, उसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दें और सिर्फ इतना देखें कि समाज का और सरकार का जो संबंध होना चाहिए, क्या वो इस बजट से निकल करके सामने आया है। और अगर आप देखेंगे तो कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं
जिसमें या तो प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया गया है, या चैरिटी के काम को आगे बढ़ाया गया है, या एसएचजी और एफपीओस इनको आगे बढ़ाया है। तो अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आज बजट का के भाषण का था, तो आप देखेंगे कि जब वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर का R&D हमें रिव्यू करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होनी चाहिए, एसएचजीस की भी भागीदारी होनी चाहिए, इसके अंदर एफपीओस की भी भागीदारी होनी चाहिए। इसी तरह चैरिटी के लिए उन्होंने दो बड़े आयामों को सामने रखा कि उनके नियमों को हम एक तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी में लेकर के आएंगे। तीसरा, जो हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उनको किसी तरह की अनसर्टेनिटी न सामने दिखे, जो ट्रांसफर प्राइसिंग का मुद्दा है उसको हम स्ट्रीमलाइन करें, जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग है जिसको लेकर के फूड को लेकर के लगातार चिंता हो रही है, तो कैसे हम उसमें एग्रीकल्चर को लेकर के आए, और फिर अप्रेंटिसशिप या जो आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि जो हमारा यूथ है उसको जोड़ करके एम्प्लॉयमेंट और स्किल की बात। तो ये मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर के हम बार बार सोच सकते हैं कि बजट किन स्तरों पर देखा जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो बजटरी एलोकेशन की प्रायोरिटी है। अगर आप देखें एग्रीकल्चर में अभी तक का सबसे बड़ा 1,52,00,000 अगर हम देखें एक मेजर स्पेक्ट्रम के रूप में एग्रीकल्चर में दिया गया है। उसी तरह राज्यों को जो ट्रांसफर का मुद्दा है वो भी एक महत्वपूर्ण है, और वो आंकड़ा भी अगर आप देखें 19-20 के मुकाबले तो करीब 38% ज्यादा राज्यों को की भागीदारी इस बजट से निकल करके आई है, जो कि हमारे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रायोरिटी का मुद्दा है। तीसरा और महत्वपूर्ण है जो हम बार बार सुनते रहे हैं, और अब नए रिफॉर्म्स की बात जो 9 बिंदु वित्त मंत्री ने रखे, उसमें जो 9वां बिंदु है वो महत्वपूर्ण है, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए। तो राज्य सरकारों को जो कि डिजिटलाइजेशन की तरफ गई हैं, लैंड के डिजिटलाइजेशन के लिए अर्बन और रूरल एरियाज में उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट देना, उनको ज्यादा महत्व देना, और उसी के साथ जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जहां पे BCD जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है उसमें गिरावट, तो आप देखेंगे कि वो सेक्टर्स चुने गए जहां पे कि लेबर इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे लेदर है, इलेक्ट्रॉनिक है, सोलर है। ठीक है सचिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं, जूही सिंह हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। जूही सिंह जी, अभी आपने देखा कि सचिन चतुर्वेदी जो हैं वो बोर्ड मेंबर हैं RBI के, और वो कितनी खूबियां इस बजट की गिना रहे हैं। बावजूद इसके महिलाओं को लेकर के डिंपल यादव जी का ये बयान आया समाजवादी पार्टी से कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, ना उनकी किचन से लेकर उनकी सुरक्षा तक इस बजट में कुछ शामिल नहीं है, और अखिलेश यादव भी नाउम्मीद नजर आए। भाई कांग्रेस कह रही है कि उसके घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है, और कांग्रेस आपकी सहयोगी और साथी पार्टी है, अगर उनका घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है तो ये बेकार कैसे हो गया? अनुराग जी, वो बोर्ड मेंबर हैं RBI के, तो उनको तो ये सब कहना ही है। नहीं, टेक्निकली कहीं गलत हो तो उनको करेक्ट कर दीजिए। से पहले शुरू करूंगी। वो टेक्निकली बात कर रहे थे, वो तथ्यों पर बात कर रहे थे, अगर वो गलत है तो उनको करेक्ट कर दीजिए आप। मैं कर दूंगी अनुराग जी। इंटर्नशिप की स्कीम की बात हम लोग कर रहे हैं। इंटर्नशिप 1 करोड़ देने का वायदा अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनीज में, जिसमें 1 साल में आप 4,000 मुश्किल से देंगे, ऐसा कि हमारी वित्त मंत्री कहती है। तो आप 4,000 लोगों को स्किल करेंगे या ट्रेन करेंगे। बेरोजगारी, इकोनॉमिक सर्वे की बात हुई जिसमें बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा उभर के आया। उसको टैकल करने के लिए कौन सी कॉन्क्रीट स्कीम्स इस बजट में दी गई? ये कहा गया कि बिहार को पैकेज दिया जा रहा है। बिहार को पैकेज आधारभूत ढांचा डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है, जैसा कि हमारी मित्र ने कहा। बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारी कंपनीज आएंगी। उत्तर प्रदेश तो केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स देता है उत्तर प्रदेश को। अगर अपनी स्टेट्स की बात करें तो हमें तो कुछ खास नहीं मिला। महिलाओं के लिए खाद्य महंगाई, उस पर तो वित्त मंत्री ने शायद कुछ एड्रेस भी नहीं किया, वो मेंशन करते हुए आगे बढ़ गई, क्योंकि शायद वो रेलेवेंट नहीं है उनके लिए, जो कि महिलाओं के लिए रेलेवेंट है। आपने अभी मिडिल क्लास की बात की, आपने कहा कि कृषि को बहुत सारा पैसा दिया गया। सर, कृषि को आपने किस तरह से पैसा दिया, इस पर भी गौर करना जरूरी है। कि एक
लैंडलेस फार्मर, एक फार्मर जिसके पास बहुत छोटा भूमिधर है, उसको इस पूरे स्कीम से 5 किलो राशन के अलावा इस बजट से कुछ मिल नहीं रहा है। हो सकता है आरबीआई इसको और एक्सपैंड करे या आगे चल के बजट में डिस्कशन हो तो हमें कुछ समझ में आए। तो ना तो बेरोजगारी दूर हो रही है, ना तो कृषि के इनपुट कॉस्ट आपने टैकल करने की कोशिश की, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने उसको छुआ भी नहीं। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने ये जरूर कहा कि आप प्राविधान करेंगे। अभी एजुकेशन और स्वास्थ्य के बारे में बात हुई। स्वास्थ्य सेवाएं आप धीरे धीरे निजीकरण की ओर ले जा रहे हैं। बजट में तो इसी तरह का मुझे समझ में आया कि आगे जो है स्वास्थ्य सेवाएं निजी उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, उससे डॉक्टर्स आएंगे तो महंगी भी होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार उसको कंट्रोल करेगी। अभी तो आप पैथोलॉजी में भी सर्विसेज के कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो यही हाल है। तो ये बजट की रियलिटी है। मिडिल क्लास, देखिए मध्यम वर्ग, हम और आप एक सैलरीड क्लास हैं, हमें इस बजट से क्या मिला ये हम बेहतर जानते हैं। सोने का दाम आपने कम कर दिया तो सोना खरीदने की हैसियत क्या है? स्मॉल सेविंग्स, छोटी बचत योजना, उसको हमने कैसे बढ़ावा दिया ये तो मुझे बजट से समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं किसी को यहाँ करेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। एक साधारण व्यक्ति जो अपने अर्थशास्त्र को थोड़ा बहुत जानता है वो इस बजट से कुछ भी न पाया है न पाएगा। बाकी कोई खुश हो सकता है, आंकड़े दिखाए जा सकते हैं। अच्छा चलिए, आपने कहा कि सचिन चतुर्वेदी जो हैं आरबीआई के बोर्ड मेंबर हैं, तो वो तो फिर इस बजट की खूबियां ही गिनाएंगे, लेकिन एक मेरे पास टैक्स एक्सपर्ट हैं मुकेश जैन साहब, वो आरबीआई में नहीं है और आप कह रही हैं कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। आप एक गृहिणी के तौर पर भी सोच रही हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार की हैसियत से भी सोच रही हैं कि कुछ नहीं मिला किसी को। मुकेश जैन साहब, क्या कुछ नहीं मिला आम आदमी को इस बजट में? नहीं सर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि कुछ नहीं मिला। अगर बजट में देखेंगे तो हर हिस्से को कुछ ना कुछ दिया गया। अब मैं उसमें क्वांटम पे नहीं जाऊंगा। जैसे सैलरी क्लास की भी बात करें तो सैलरी क्लास के अंदर 2 मेजर चेंजेस किए गए, जिसमें एक तो स्लैब में चेंज किया गया, जो कि पहले 3 से 6 और 6 से 9, 9 से 12 का स्लैब होता था, उसको 3 से बढ़ा के 7 लाख किया गया, 7 से 10 किया गया, 10 से 12 लाख किया गया। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई न्यू रिजीम के लिए, क्योंकि ओल्ड रिजीम की बात करना ही गलत है, क्योंकि ओल्ड रिजीम धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। तो अगर देखें तो 20 लाख तक की इनकम पे 17,500 रुपए का एक बेनिफिट मिला। तो अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें 17,500 एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक का लोन, क्रेडिट गारंटी बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी चीज़ के वो देने का वादा किया। उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप किया जाएगा। प्लस एमएसएमई में मीडियम एंटरप्राइजेस को सप्लायर की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की दरें भी घटाई गई हैं। लंबी फहरिस्त है मुकेश जैन जी। मैं बस ये बताना चाह रहा था जूही सिंह जी को कि आम आदमी को कुछ मिला है, मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ मिला है या नहीं मिला है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैंने शुरू में भी कहा कि विपक्ष आलोचना करता ही है सरकारी योजनाओं की, या फिर जब बजट आता है बजट की, चुनाव के दौरान सरकार के जो पार्टी होती है, सरकारी पार्टी होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसके घोषणा पत्र की, इन तमाम चीज़ों की आलोचना की जाती है। लेकिन क्या ये बजट वाकई में आलोचना करने लायक है? देखिए अनुराग जी, कोई भी बजट होगा, कोई भी सरकारी निर्णय होगा, उसकी आलोचना करना, उसकी प्रशंसा करना, दोनों पहलू होते हैं। जो वाला पकड़ लीजिए वो आपको आसानी से दिख जाएगा। लेकिन पहली बार शायद हो रहा है कि तीसरी बार की मोदी सरकार का पहला बजट आता है और पहली बार है कि विपक्ष के पास आलोचना के लिए कोई ठोस वजह नहीं मिलती। पहले जो कमाल की बात है, जो राहुल गांधी ने लिखा है, उन्होंने 3 लाइन लिखी है, अंग्रेजी में है तीनों। अब अगर उसको आप ध्यान से देखें तो क्या है, वो पहली लाइन में कुछ कहते हैं, दूसरी लाइन में कुछ कहते हैं, तीसरी लाइन में कुछ कहते हैं। तीनों पंक्तियां एक दूसरे की विरोधाभास। लंबे समय के बाद विपक्ष सरकार की बात पर रिएक्ट कर रहा है, यानी वो जो कह रहे हैं वो ट्रैप में फंस रहा है। लंबे समय से क्या चल रहा था, चुनाव के समय से ही, कि राहुल गांधी कुछ कहते थे, उस पर सरकार रिएक्ट करती। अब इस बजट को लेकर पूरी कांग्रेस मशीनरी लग गई। उसी से समझिए कैसा बजट है। चिदम्बरम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूरी सुनेंगे तो समझ में आएगा। एंजल टैक्स हटाया, बड़ा अच्छा किया, हमने बहुत मांग की थी। अरे भाई, आपने लगाया ही था एंजल टैक्स। पूरी की पूरी यूपीए सरकार जानी ही जाती है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेज के लिए, बर्बाद करके रख दिया। उस वक्त 2 शब्द चलते थे, पॉलिसी पैरालिसिस और लॉस्ट डेकेड, जो उद्योगपति कहते थे, हम नहीं कहते। अब उसके बाद आ जाइए,
इस सरकार ने जो जॉब क्रिएशन पर, रोजगार पर जो बहस थी, वो उसको एक तरह से कहें कि जो लंबे समय से दबाव में थी, विपक्ष लगातार उनको धकेल रहा था, उस पर उन्होंने एक लीड लेने की कोशिश की है। और जब ये कहते हैं कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो फिर ये वही बात कहते हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि अंबानी अडानी को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, हमको कॉपी पेस्ट किया है। तो विपक्ष पहली बार प्रतिक्रिया देने में कंफ्यूज हो गया है। अब इसीलिए वो तरह तरह की बातें कहें कि नकल की लेकिन ठीक से नहीं की। तो ये कुतर्क तो चल जाता है, लेकिन जनता अब इसको सुन रही है। पहले क्या होता था, बहुत इस एकदम स्पष्ट बात होती थी कि ये एक चीज है जो गड़बड़ है। पूरे बजट में कहीं ये उंगली रखने की स्थिति में नहीं। और जो सबसे बड़ी बात, कुर्सी बचाओ बजट जो है ना, इसने राजनीतिक संतुलन ऐसा साथ दिया है कि उस पर भी आलोचना नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे कि एयरपोर्ट दे दिया, पुल दे दिया, सिंचाई के लिए दे दिया, बाढ़ के लिए दे दिया, तो गलत हो गया। मुझे लगता है कि सरकार की अपनी जो लिमिटेशन है 48,20,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें बहुत बेहतर हुआ है। दो चीजें मुझे लगता है, एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स, मुझे लगता है इंडेक्सेशन वाला था वो ज्यादा बेहतर था। दूसरा, इनकम टैक्स में लोगों को और राहत मिलनी चाहिए थी, कम राहत मिली। अभी कुल मिलाकर कहें तो करीब 7.25 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपकी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मुझे लगता है कम से कम 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख होना चाहिए था। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी, मैं अभी पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 साल के इनकार के बाद अब सरकार ने स्वीकार किया है कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है। इस बजट से साबित हुआ है। देखिए अनुराग जी, मैं करीब पिछले 30 साल से बजट को देख रहा हूँ और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं पाया है। मैं आज सोच रहा था कि आज सुबह ही ये बात लिख दूँ, बजट आने से पहले लिख दूँ कि सरकार के जितने मंत्री हैं, सरकार के जितने सहयोगी पार्टियां हैं, इस बजट को ऐतिहासिक बजट कहेंगी। और सरकार के जितने विपक्षी हैं, राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के जूही जी से लेकर के उनका सारा नेतृत्व कहेगा कि इससे बड़ा कोई नकारा बजट हो नहीं सकता। तो लगभग ये चीज़ें जो है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। जब सरकार होती है तो कहती है फिजिकल प्रूडेंस है, इसमें हमने मेंटेन किया है, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट होगा, बेरोजगारी को दूर करने वाला बजट होगा। और विपक्ष हमेशा कहता है कि देखिए इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। यदि आप बजट आउटले को देखेंगे, मैं तो बहुत, मेरा ये विषय बहुत ये नहीं है, अर्थशास्त्र का मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं सब चीज़ में राजनीति पढ़ता हूँ। तो लेकिन फिर भी यदि आप कहेंगे तो जो एजुकेशन आउटले की बात आप करते हैं, या डिफेंस के बाद यदि सबसे ज़्यादा खर्च यदि कहीं पर किया जा रहा है तो ग्रामीण भारत के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। यदि आप एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को देखें और उसके बाद जो है वो रूरल डेवलपमेंट को देखें, तो दोनों के बजट आउटले को यदि आप मिला देते हैं तो करीब 4,17,000 करोड़ के आसपास का ये खर्चा है, जो डिफेंस बजट के बाद मुझे लगता है कि ये दूसरा बड़ा आउटले है जिसमें ये खर्च किया जा रहा है। यानी कि एक जो रूरल इंडिया जिसके बारे में बात की जा रही थी कि देखिए पिछले 10 साल के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ी है, जिसके बारे में बात बार बार की जाती है इस देश में कि भाई कुछ ऐसे हैं 40% जो है वो इस देश की संपदा जो है वो कुछ हाथों में सीमित है। मुझे लगता है कि ये जो बजट है उसके अनुसार से यदि हम ये ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो रूरल इंडिया है उसकी तस्वीर बहुत बड़ी होगी। दूसरी बात, इस बजट ने बिल्कुल राजनीति को साधा है और सब कुछ साधता है। यदि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह की सरकार भी रखती थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी रखा है। आंध्र प्रदेश को एक पैकेज के तहत दिया है और बिहार को, ये शुरू से बात की जा रही थी कि बिहार को जिस प्रकार से बिहार से खासकर के झारखंड का जब बंटवारा हो गया था तब से बिहार संसाधनों के मामले में, जितना रिसोर्सेज के मामले में उसकी कमी हो गई थी।
और निश्चित तौर पर इससे वहां पर जो 22-24 इंडस्ट्रियल एरियाज थे वे लगभग उसमें से कुछ ही इंडस्ट्रियल एरिया थे जो काम कर रहे थे। ठीक है, ये इस पर समीक्षा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। संदीप वामजई साहब हैं। संदीप वामजई जी, संगीत रागी का कहना है कि संदीप वामजई हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनके ऑडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जूही सिंह जी, इस देश की अगर बात करें तो 70% हिंदुस्तान गांव में बसता है, 70% हिंदुस्तान, और अगर ग्रामीण अंचल को सबसे ज्यादा इस बजट में मिला है तो आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार हैं कि ये एक उज्जवल भविष्य का बजट है? अनुराग जी, बजट में आवंटन हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कृषि के किस क्षेत्र में हुआ है, इसमें कौन से छोटे किसान को लाभ हो रहा है, कौन सी मंडियां बनी है, और जैसा पहले कहा गया कि शायद आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये प्रूव करेगा किसान कहाँ वो अपना उत्पादन ले जाके बेच रहा है, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ मिल रहा है। कोलैटरल फ्री लोन्स की बात की, हमें भैया एक बैंक बता दें, एमएसएमई हम भी हैं, कहाँ वो कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है। थोड़ा वास्तविकता और जमीन पर आ जाए। कहा जा रहा है सबको कुछ ना कुछ दिया गया। 20 लाख की इनकम में आपने 17,500 हमको कमी आ रही है। आपके लिए होगा ये बड़ा अमाउंट? एक मध्यम वर्ग और गृहिणी के लिए कहां महंगाई में कमी आ रही है? इसमें कौन सी स्कीम है जो तुरंत महंगाई को कम कर रही है? बिहार में आप एयरपोर्ट बनाइए, आप रोड बनाइए, कौन मना कर रहा है? आप इस पे राजनीतिक साधिए, उससे भी कोई इश्यू नहीं है, अपने सहयोगी दलों को मदद करिए। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत सारे मंत्री आते हैं, तो जब वो यहाँ आएंगे तो उत्तर प्रदेश भी पूछेगा कि हमारे प्रदेश के लिए आपने क्या ऐसा आगे चल के किया, या हम अपने ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर इतने आगे निकल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की सोचने की जरूरत नहीं है। बार बार कृषि और ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। आपने हर घर जल योजना चलाई, कौन से घर में कौन सा जल पहुंचा, जरा आंकड़ों से बाहर निकलकर जमीन पे एक रिपोर्ट ला दीजिए। आपने स्वच्छ भारत योजना चलाई, शौचालय की बात की, आपने अब ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण हाउसिंग आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम को आप आगे ले जाएंगे, लेकिन जो घर आप बना रहे हैं उसमें आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें से कितना पैसा लोगों से ले रहे हैं, वो जिनके पास जमीन है, और आप दूसरी किस्त कैसे रिलीज करते हैं, ये सब जमीनी बातें हैं। और यही कारण है कि जब आप तक आपने कहा कि वित्त मंत्री से कहा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो बेरोजगारी को आप कहां टैकल कर रहे हैं, हमें ये बता दीजिए। जो 30 लाख पद आपके सरकार में खाली है, उनको क्या आप भरने का कोई प्राविधान कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपके पास ऑलरेडी है, तो ये इंटर्नशिप उस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी जो 5 साल में शायद आप देंगे। तो ये प्रश्न है, और इसमें कोई बुरा भला नहीं कर रहा है, प्रश्न तो है ही सरकार पर और उनकी मंशा पर है। ठीक है अतुल पाटिल जी, अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से ये और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी ओर से ये बात कही गई है कि कांग्रेस के विरोध का कोई आधार नहीं है, सिर्फ विपक्ष के तौर पर आलोचना करना उसका धर्म है तो वो आलोचना कर रहा है, उसका कोई आधार नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आम आदमी को, मध्यम वर्ग को इस बजट से क्या फायदा है। आरबीआई के बोर्ड मेंबर हमको बता रहे हैं कि भाई ये बजट कितना उज्जवल भविष्य का बजट है, कितने एक मजबूत भारत का निर्माण करेगा। तो बजट आप लोग समझ नहीं पाए या समझा नहीं पा रहे हैं कि बजट में क्या खामी है? चलो समझा देते हैं। अनुराग जी, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार चलाते हैं आप? जी ये तो मेरा निजी मामला है, न जाए इसमें, हो सकता है मैं साइकिल पर आता हूं। नहीं, बजट समझाने की बात कर रहा हूं मैं, बजट समझाने की बात कर रहा हूं। हाँ। आपने कहा ना हमें समझानी है, तो समझाने की बात कर रहा हूं। हाँ। आसान भाषा में बात करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में क्यों जानेगा, सिंपल बात बताता हूं। 17,520 लाख रुपया जिसका इनकम है, वो कम से कम 1 लाख रुपया तो 2 लाख रुपया तो किस्त भरता होगा। उसके गाड़ी का एवरेज अगर 10 निकालो आप, तो रोज की तब उसका पेट्रोल कंजम्पशन होगा, यानी रोज का उसका कम से कम 1000 से 1200 रुपए पेट्रोल कंजम्पशन होगा। चलो एक महीने आधे महीने में तो उसका 17,500 कंज्यूम हो रहा पेट्रोल में ही, और आप कहते बहुत बड़ी रियायत मिली है। भाई ये राहत नहीं मिलती तब भी 1750 तो पेट्रोल में तब भी खर्च हो रहा था उसका, पाटिल जी तब भी तो खर्च हो रहा था। अगर उसे 17,500 की राहत नहीं मिलती तो 17,500 तो उसका वैसे भी पेट्रोल में खर्च हो रहा था। फिर आप फंस गए। अच्छा, फ्रजाइल इकोनॉमी जब थी और सबसे गंदा प्रबंधन था, तब उसमें एक्साइज ड्यूटी जो थी पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपया 40 पैसे और 9 रुपया 56 पैसे थी, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1 रुपया था। और जब क्रूड ऑयल जो है वो $18 तक नीचे आ गया, आज भी
$55 एवरेज के ऊपर नहीं है, तो उसके ऊपर 32 रुपए 33 रुपए तक चला गया था। 18 रुपया जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस चला गया, और इतना कम था तो हमारे निर्मला सीतारमण जी ने 2020 के बजट में रोड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 2 रुपए और 4.5 रुपए लगा दिया। तो फिर ये बहुत अच्छा प्रबंधन है। दूसरी बात, इन्होंने कहा था, मैं 2015 से लेकर कंटिन्यू बजट पे डिस्कशन कर रहा हूं, और यही बातें, कृषि की बातें, कृषि सिंचाई, पर ड्रॉप पर क्रॉप, ये सारी जो चीज, फिर फसल बीमा, फिर दोगुना आय करने वाली थी, दोगुने 2017 से 2022 तक। कौन सा टारगेट इन्होंने अचीव किया मुझे बताइए। किसान जो है तुम्हारे दिल्ली के सड़कों पे खड़े हैं, सारे उनके ऊपर कील ठोकना, आंसू गैस छोड़ना, ये आपको क्यों करना पड़ा है? आपको आपके कानून वापस क्यों लेने पड़े हैं? आज मुझे बताओ, आपने एमएसपी लीगल की जो कमेटी बनाई है पौने 2-3 साल से, वो कमेटी का आज तक रिपोर्ट आया नहीं। आपने एमएसपी का वादा किया था C2 का, वो आप कर नहीं पाए हैं। मिनिमम वेजेस 400 रुपए की हमने बात की थी, मिनिमम वेजेस आज 400 रुपए नहीं होना चाहिए क्या? इनका जो डिफ्लेटर है, यहाँ बैठे आरबीआई के गवर्नर, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर है उसका और होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कोई संबंध है क्या? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन को बाजू रखकर इंटरेस्ट रेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर तैयार नहीं है। मैं सचिन चतुर्वेदी जी से इसका जवाब ले लेता हूं। डिविडेंड तो छीन लिया 2.5 लाख करोड़ का, तो फूड इन्फ्लेशन 46% का वेटेज रखता है। कंज्यूमर बास्केट में फूड इन्फ्लेशन 46% का वेटेज रखता है। वो हटा देंगे, फिर कहेंगे भैया यहाँ तो कुछ इन्फ्लेशन ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई ने कम कर दिया। यानी आरबीआई का भी सत्यानाश और देश के अर्थव्यवस्था का भी सत्यानाश। तो मैं तो फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मुकेश जैन हमारे साथ हैं, टैक्स एक्सपर्ट। मैं उनसे पूछा, मुकेश जी, वो टोटल खर्चा कर मुकेश जी, अतुल पाटिल जी का कहना है कि मैं फंस गया। ये मैं फंस गया या ये मुझे फंसाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा एलेबोरेट कीजिए इसको। सर देखो, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं जो बजट आया इसका क्या है, जो अब से 10 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हम बजट की बात कर रहे हैं। मैंने बात करी कि 17,500 की बचत हुई, तो मैंने साथ में ये बोला कि बचत बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी सरकार ने देने की कोशिश करी। सरकार ने जो टारगेट रखे कि जीडीपी की ग्रोथ क्या रहेगी, फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा, उसके आसपास भी पहुंचने की कोशिश करी है। तो ये सरकार का एक कदम है, हमको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि इसको कहना चाहिए कि पीछे ये होना था या आगे होना था। अगर 10 साल 15 साल पहले 10 साल पहले का बजट कांग्रेस का देखेंगे तो शायद उस समय भी इस तरह की बातें होती थी। तो ये तो है ही, विपक्ष तो देखो करेगा ही, जो भी पक्ष में विपक्ष में है, जो भी एक मैं सपोज कोई आदमी यहाँ बैठा है, उसको उसकी अच्छाइयां देखनी है तो दूसरे आदमी को उसकी बुराइयां देखनी है। तो आप जो चाहो वो देख सकते हो, लेकिन हमारा फर्ज है एज ए अर्थशास्त्री कि हम जो अच्छी बातें हैं वो निकाल के दिखाएं लोगों को। संगीत रागी जूही सिंह जी का भी ये कहना है कि योजनाएं तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। पिछले बजट की योजनाओं का भी लाभ नहीं पहुंचा है। अनुराग 1 मिनट। अच्छा बोलिए। अनुराग जी, मुझे यही कहना है, मुकेश जी आपने जो बात कही है मैंने एक मिनट आता हूं, रागी जी आता हूं। लेकिन मेरा कहना यह था, मेरा कहना यह है कि क्या जीएसटी के 18% के ब्रैकेट में 60% रेवेन्यू आता है। इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से आपका कलेक्शन ज्यादा हुआ है। आदमी के मरण पर भी जीएसटी लगा है, मरण के सामान पर भी, अंत्येष्टि पर भी। मुझे एक बात बताइए, 18% रेट जो है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है या नहीं है? मैं कहता हूं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट नहीं है। जितना हमने सब्स्यूम्ड किया टैक्सेस, उसका टैक्स जो अभी भी आज भी आएगा वो 12.5। ठीक है, मुझे लगता है हमारे टैक्स एक्सपर्ट समझा चुके हैं और इसके और ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाएंगे पाटिल जी तो मेरी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। संगीत रागी जी, आपके पास वही सवाल जूही सिंह जी का। योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, सुनने में भी अच्छी हैं, देखने में भी अच्छी हैं, लेकिन उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। वो जानना चाहती थी कि कौन सी योजना का लाभ पहुंचा, पानी किसी को मिला नहीं, आवासीय योजना में किस तरीके का घोटाला हुआ या किस तरीके से दूसरी किस्त मिलती है कितनी परेशानियों के बाद, ये सब वो धरातल पर देख रही हैं। तो योजनाएं तो अच्छी हैं बजट में इस बार भी, लेकिन लाभ मिलेगा या नहीं उसका जनता को, इसको लेकर वो सशंकित हैं। अनुराग जी, आप बिहार और झारखंड के गांव में चले जाइए, तब आपको पता लगेगा कि नल से जल योजना जो है वो कितनी सफल हुई है। आज दलित बस्तियों में चले जाइए बिहार के गांव में, वहाँ भी नल से जल योजना सफल हुई है। जो शौचालय की योजना है वो पूरी तरीके से सफल है। हम कई लोगों से पूछते हैं, हम तो गांव में जाते रहते हैं, तब हमको पता लगता है कि गांव का पूरा कितना बदल गई है, पूरी तस्वीर कितनी बदल गई है। मुझे आज के दिन में यदि किलोमीटर्स तक चले जाते हैं, कोई खपड़ैल के घर नहीं दिखाई देती है। आज के दिन में
प्रधानमंत्री आवास योजना ने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है। यदि आप ये कह दें कि पूरे भारत का एकाएक कायाकल्प हो गया है तो ये स्वीकार करने योग्य है कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यदि ये कहें कि ये सब योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं तो ये मानना बिल्कुल गलत होगा। कल जो आपको 10 साल में जितना होना चाहिए था उतना हुआ है, आप मानते हैं? राशन में नहीं, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि देखिए, आप यदि ये कह दें कि एकाएक ये सारी चीजें जो हैं, पिछले बार आपने देखा होगा कि आपके समय जो जब यूपीए की सरकार थी तब जो पेट्रोल का प्राइस था और आज के पेट्रोल प्राइस थे, आप यही कहते हैं कि इतना दुगना हो गया, सिलेंडर का दुगना हो गया। अब जरा आप 2004 से इसकी तुलना करके देखिएगा तो 260% की वृद्धि कांग्रेस के सरकार के समय हुई थी डीजल। ठीक है, तुलना करेंगे। मैं एक बार एक रैपिड फायर सा कर रहा था। मुकेश जैन जी, कितने नंबर 10 में से इस बजट को? सर 8। 10 में से 8। 10 में से 8। अनुप्रिया जी, 10 में से कितने? आप 8 कह सकते हैं क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही खुश है, और क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये रैपिड फायर आपने मुझे पूछ दिया, लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप जो बातें पूछे ना कि धरातल पे कब उतरा, कैसे उतरेगा, थोड़ा आप चुनाव के महीनों से बाहर निकल जाइए और सीटों को देखिए। ठीक है, जूही सिंह जी, 10 में से कितने नंबर? बेवकूफ नहीं है, और सीटों के जी 10 में से कितने नंबर? हम तो 0 ही देंगे अनुराग जी, क्योंकि ये बजट भी नहीं। अतुल पाटिल जी, कितने नंबर? अतुल पाटिल जी, 10 में से कितने नंबर डाल दिए गए हैं? देखिए, मैं तो चाहूंगा देश की जनता को, किसानों को चाहूंगा आपको क्या मिला, अग्निवीर जिनको मिला है और जिनको मैंने नंबर पूछे सर, वो बता दीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा। महिला को महंगाई के नाम पर क्या मिला है? ना न्यूनतम कीमत मिली है, ना उनका। अच्छा, आप नंबर बताना नहीं चाहते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 10 में से कितने नंबर? टैक्स ज्यादा मिला है तो देखिए अनुराग जी, इस पूरी डिबेट को समझने के लिए जो ये दर्शक देखेंगे, जूही जी इसी डिबेट में सैलरीड क्लास भी बन गई, इसी डिबेट में वो एमएसएमई वाली भी बन गई। इसी से समझ लीजिए कि विपक्ष की आलोचना क्या है। निश्चित तौर पर 10 में से 8 नंबर के योग्य ये बजट है। कई चीजें नहीं हो पाई है, लेकिन अधिकांशता चीजें हुई। कौन सा तरीका है मिस्टर त्रिपाठी? ये कौन सा त्रिपाठी? इसमें तरीका क्या हुआ? आप नाराज क्यों हो रही? आप ही बताइए कि सैलरी डे फिर कहीं एमएसएमई भी चलाती हैं, अभी कुछ और भी हो जाए। सभी की शंका का समाधान टैक्स एक्सपर्ट ने भी कर दिया और आरबीआई के बोर्ड मेंबर ने भी कर दिया है। मुझे लगता है कि बजट पर काफी तस्वीर स्पष्ट है, और बाकी जब जनता तक इसका लाभ पहुंचेगा तो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आखिरकार सीधे तौर पर लाभार्थी इसमें इस देश की जनता ही होने वाली है। वही इसको खारिज करेगी या वही इसको सहर्ष स्वीकार करेगी। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर एक सवाल लेकर ठोकेंगे ताल। ठीक 5 बजे जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।